सभी साथियों को नमस्कार। आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण विषय पर ये विशेष बैठक लेने जा रहे हैं, जो ग्लोबली पूरी दुनिया में हो रहा है। वो आप लोगों को टीवी चैनल, न्यूज़पेपर के माध्यम से सूचना मिल रही होगी और फेसबुक रील के भी माध्यम से सूचनाएं मिल रही होंगी। जो आज हो रहा है, इसको मैं वर्ष 2022-23 से बताता चला आ रहा हूं कि 2026 से ये होगा और आने वाला जो समय है वो और कठिन है। ये जो लड़ाई चल रही है, ये कम ज्यादा होते हवाते ये नवंबर तक लड़ाई चलेगी। शेयर मार्केट भी टूटेगा, गोल्ड और ये सिल्वर की कीमतों में भी काफी फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी की कीमत भी आने वाले बस से 2-2.5 साल के अंदर 50 से 60% कम हो सकती। एग्रीकल्चर लैंडों की भी कीमतें कम होंगी और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण कि सोर्स ऑफ इनकम लोगों की कम हो जाएगी। मैंने इस पर एक पूरा चिंतन करके एक स्क्रिप्ट बनाई है और वो स्क्रिप्ट पर मैं आप लोगों का भी परामर्श जानना चाहता हूं कि मेरे भविष्य के जीवन शैली को सोचने की जो पद्धति है, उस पर आप भी अपनी राय दीजिए। आज देखिए, हम लोग सब गांव छोड़ के शहरों की तरफ भाग रहे हैं। शहरों में ऐसा क्या खास बात है, क्यों हम शहरों की तरफ भाग रहे हैं? बस सिर्फ 3 ही बात है। पहली क्या है, वहां नौकरी की उपलब्धता है। दूसरी बात क्या है कि वहां पर ऊर्जा के प्रकल्प 24 घंटे उपलब्ध है। गांव में 6-6, 8-8 घंटे बिजली नहीं आती, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलता। वहां पर इस तरह की कोई दिक्कत नहीं। पाइपलाइन से गैस मिल रही है, डीजल पेट्रोल गाड़ी के लिए हर समय रातों दिन उपलब्ध है। भोजन की सुनिश्चितता है। किसी भी चौराहे पर आप चले जाइए, आपको भरपेट भोजन मिल जाएगा, जेब में पैसा होना चाहिए। और कमाई के अवसर तो हैं ही। बस सिर्फ यही 3 कारण मुझे ऐसे लगते हैं जिसकी वजह से इंसान गांव से शहर की ओर पलायन कर रहा है। आप लोग बताइए, अगर कोई और कारण आपकी निगाह में हो तो आप भी बताइए। मैं तो इन्हीं 3 प्रमुख कारणों को समझ पाया हूं। बताइए। मुख्यतः तो गुरु जी यही कारण। कम कर। बिल्कुल जी, ये 3 स्पष्ट है जी, यही कारण स्पष्ट है। स्पष्ट। लेकिन अब भविष्य में ये जो 3 कारण है जिसकी वजह से लोग शहर की तरफ जा रहे थे, ये अवसर अब खत्म होने वाले हैं इसी वर्ष। बहुत अच्छी बात नहीं लेकिन है। सितंबर अक्टूबर तक आते आते आप देखेंगे कि लोग शहरों से गांव, अपने होम टाउन की तरफ पलायन करने लगे। अभी देखिए, बस सिर्फ एक क्राइसिस आई है, बस सिर्फ एक, एनर्जी क्राइसिस। और एनर्जी में भी बस सिर्फ कुकिंग गैस या कॉमर्शियल गैस आप कह सकते। पेट्रोल डीजल सब जगह मिल रहा है। परिणाम क्या है? महानगरों के अंदर 80% होटल बंद हो। ऐसी सूचना सही है, गलत है? मैं गलत तो नहीं बता रहा हूं, बताइए। सही है गुरु जी। सही है गुरु जी। 13 लाख लोग महानगरों से अपने होम टाउन की ओर जा चुके हैं। 13 लाख लोग बस सिर्फ 10 दिन के अंदर। अब सोचिए, इसी में अगर क्राइसिस, जैसा मोदी जी कह रहे हैं कि लॉकडाउन की भी स्थिति हो सकती है, फाइनेंशियल लॉकडाउन भी लग सकता है और चीजें हो सकती हैं, तो 2.5 से 3 करोड़ आदमी
शहर छोड़ करके होम टाउन की ओर चला जाएगा। सबसे पहले जो भागता है वो होती है लेबर क्लास, क्योंकि उसके पास सर्वाइवल के बहुत सीमित संसाधन होते हैं। जब भी लेबर क्लास का महानगरों से पलायन शुरू हो जाए तो आप ये समझ लीजिए कि फिर मिडिल क्लास और अपर क्लास भी बर्बाद होने जा रहा है, क्योंकि मिडिल क्लास और अपर क्लास का सर्वाइवल ही लेबर क्लास के ऊपर होता है। आप बताइए, अभी आपको कूड़ा उठाने वाला आना बंद कर दे, दूध के पैकेट देने वाला आना बंद कर दे, सब्जी पहुंचाने वाला आना बंद कर दे, न्यूज़पेपर देने वाला आना बंद कर दे, आपकी गाड़ी की सफाई करने वाला आना बंद कर दे, सड़क के फुटपाथ पर जो फल के ठेले लगते हैं या कुकिंग के पराठे, सब्जी, पूड़ी, छोले इसके ठेले लगते हैं, ये सब हट जाए, ये सारे लेबर छोड़कर अपने अपने गांव चले जाए, तो आपका जीवन कष्टप्रद हो जाएगा या नहीं हो जाएगा महानगर में, बताइए। जी गुरुजी, बिल्कुल हो जाएगा। हो जाएगा। तो आज जो लेबर क्लास जा रही है, आप ये मत सोचिए कि लेबर क्लास जा रही है तो आप सेफ हैं ना। आपको ये अलार्म है कि आज अगर लेबर क्लास जा रही है तो कल मिडिल क्लास को भी महानगर छोड़ना पड़ेगा। और ये जो अलार्म है, इस अलार्म के बजने ही अगर हम जागरूक हो जाएं, सही रास्ते को अपना लें, अपने जीवन को संयमित कर लें, सही मार्ग पर जीना शुरू कर दें, तो हम कुछ ज्यादा देर तक स्ट्रगल कर सकेंगे। नष्ट तो होना है। धरती की कोई ताकत लेबर क्लास और मिडिल क्लास को बचा नहीं सकती, कोई ताकत नहीं बचा सकती। अभी दुबई में अटैक हुआ, जो संपन्न क्लास था वो 2 करोड़ रुपए का चार्टर्ड प्लेन बुक किया, उड़ गया। मिडिल क्लास तो नहीं कर सकता, लेबर का तो सवाल ही नहीं। मरेगा कौन? मिडिल और लेबर। वो तो 2 करोड़ का चार्टर्ड प्लेन बुक किया, स्विट्जरलैंड चला गया, क्योंकि उसका वहां भी फार्म हाउस है। तो ये इस बात की सूचना है कि हम लोग मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, हम लोग अपर क्लास के लोग नहीं हैं। इसलिए हमें अपने सर्वाइवल के लिए अब समय नहीं है कि हम वेट करें। पिछले 3 साल से कहते 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 वो समय बीत गया। अब हमारे पास समय नहीं है कि हम वेट करें। ऊर्जा के बड़े स्रोत पर जंग चल रही है। समुद्री रास्तों को बंद कर दिया गया। आप क्या सोच रहे हैं कि ये लड़ाई कब तक चलेगी? बताइए, अपना अपना अनुभव बताइए लोगों को। जिस तरह का ये रिसोर्स को लेके है तो कम से कम 3 से 5 साल जाएगी वॉर अलग अलग कंट्रीज के ऊपर। बिल्कुल सही एस्टिमेट है। क्यों? क्योंकि अमेरिका जीतेगा नहीं, ये गारंटी। क्यों नहीं जीतेगा? उसका कारण, अमेरिका के ना जीतने की 3 वजह है। पहली चीज क्या है कि अमेरिका ने पूरे विश्व में जो अपना ऑरा बना रखा है वो गुब्बारे की तरह बना रखा है, जिस गुब्बारे में अब कई सारे छेद हो गए। बताया जाता कि मोसाद ऐसा है, मोसाद वैसा है, और 15 साल बाद हिट करके मारता है और घर में घुस के मारता है और ये करता है वो करता। कहां गया मोसाद? आधा इजराइल तो खत्म हो गया। अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि वो ये करा वो करा, बड़े बड़े ऐतिहासिक गाने उनके सुनाए जाते थे, कुत्ते की तरह दौड़ रहा। उसके अपने लोग उसकी मदद नहीं कर रहे। कारण क्या है कि मिडिल ईस्ट का जो एरिया है वैश्विक स्तर पर, यह जिसके कंट्रोल में रहेगा वो विश्व की महाशक्ति रहेगा, ये गारंटी है। क्योंकि एनर्जी के सारे रिसोर्स यहीं पर हैं। चाइना
मिडिल ईस्ट को ईरान के माध्यम से अपने कंट्रोल में करना चाहे और कर लिया है। अब जो प्रतीकात्मक लड़ाई बची है ये अभी सितंबर अक्टूबर तक चलती रहेगी। ऐसे ही छुटपुट एक आध दो सिटीज में परमाणु बम भी फोड़े जाएंगे, जैसा सूचनाएं आ रही हैं कि ईरान के 5 महानगरों को चिन्हित कर लिया गया है। 5 महानगर के अंदर परमाणु बम फोड़ने का मतलब आप समझ रहे हैं क्या है? पूरा विश्व जैविक हथियार की चपेट में आएगा, पूरा विश्व। भारत भी छूटेगा नहीं उसमें, क्योंकि जिस क्षण एक भी परमाणु हथियार युद्ध भूमि में आ गया, एक भी सिंगल, उसी क्षण कोरिया शुरू हो जाएगा, चाइना शुरू हो जाएगा। अभी ये लोग वेट एंड सी, जैसे 2 माफिया गिरोह के बॉस हैं, वो बैठे हैं और बच्चों से कह रहे हैं लड़ो लड़ो लड़ो, बच्चे लड़ रहे हैं, वो देख रहे हैं। लेकिन अगर किसी भी एक भी तरफ से कोई भी बड़ा स्टेप हो गया तो दूसरा स्टेप भी एकदम तैयार बैठा है खाने के लिए, छोड़ेगा नहीं। चीन ये लड़ाई जीत जाएगा, अमेरिका ये लड़ाई हार जाएगा। चीन ने 40 से अधिक देशों पर अपना नियंत्रण बना लिया है, कूटनीतिक नियंत्रण। ये जो डॉलर है ना, ये 2 साल के अंदर इसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी, बस सिर्फ 2 साल। तो ये जो महाशक्तियों की लड़ाई हो रही है, इस महाशक्तियों की लड़ाई में हम लोगों का ये दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ जो राजनीतिक समीकरण वर्तमान में है वो बहुत ही कमजोर व्यक्तित्व के लोग राजनीति में हैं, बहुत ही कमजोर। सबसे पहली चीज है रोटी। हमारे राजनीतिज्ञों ने अपनी रोटी अमेरिका के यहां गिरवी रखी। बचा कपड़ा, मजदूर कपड़े बनाते हैं। जब मजदूरों का सर्वाइवल नहीं होगा, उनको सिक्योरिटी नहीं होगी, तो कपड़ा और मकान का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये जो महानगरों का चलन है, ये अगले बस सिर्फ आपके देखते देखते 3 साल के अंदर खत्म होने लगा। और अगर आप इसमें बहुत इंटरफियर करेंगे, कोई बहुत बड़ा स्टेप लेंगे, तो आप एक कल्पना कीजिए कि किसी भी महानगर में एक जैविक विषाणु का वायरस छूट गया और एक रात में 2-2,500 आदमी मर गए, एक रात में। जैसे भोपाल गैस कांड हुआ तो वो ट्रायल था, दुर्घटना नहीं थी। अगर वो दुर्घटना होती तो जो उसका मालिक जब इंडिया आया तो मजिस्ट्रेट के यहां से वो रिमांड पर जेल जाता। उसको दिल्ली से चार्टर्ड प्लेन से रिमांड पर पहुंचाया गया और रिमांड पर वो जमानत करा के और चार्टर्ड प्लेन से उड़ गया और जिंदगी में लौट के नहीं आया। इसका मतलब राजनीतिक संरक्षण था उसे। और अगर इसी तरह की एक घटना किसी बड़े महानगर में, बेंगलुरु है, कलकत्ता है, चेन्नई है, दिल्ली है, बॉम्बे है, किसी भी एक महानगर में हो गई, तो आप क्या सोचते हैं कि पूरे देश में हड़कंप नहीं मच जाएगा, भगदड़ जैसा माहौल नहीं हो जाएगा? हर आदमी अपने घर की तरफ, गांव की तरफ भागना नहीं शुरू कर देगा? और उसी में अगर कोई वार डिक्लेयर कर दी गई, जैसा कि उम्मीद है कि 12 देश यूनाइट होकर के इसी मिडिल ईस्ट की लड़ाई के दौरान चाइना के उकसाने पर भारत के साथ युद्ध करने की इच्छा रख रहे हैं। 12 देश हैं, जिसे हमारे वर्तमान राजनीतिक बैलेंस नहीं कर पा रहे। विदेश मंत्री ने तो स्पष्ट कहा ना कि चाइना महाशक्ति है, भारत उससे लड़के जीत नहीं सकता, इसलिए भारत नहीं लड़ेगा। इसका क्या मतलब है? मतलब वो जो चाहे वो ले जाए, जो चाहे वो खा जाए, जो चाहे वो कर दे। वो इतना बड़ा माफिया हो गया है दुनिया का
इस सिवा बर्दाश्त करने के हमारे पास और कोई विकल्प नहीं। ये स्टेटमेंट है कैबिनेट मिनिस्टर का। और संसाधनों पर जब अटैक होता है तब क्या होता है, संसाधनों का हमारे यहाँ अभाव होता है। जैसे कि आपको याद होगा कि कोविड में जब सेकेंड लहर आई थी तो ऑक्सीजन सिलेंडरों का अभाव हो गया। ऑक्सीजन किट नापने की मशीन होती है, ऐसे उंगली में लगा के ऑक्सीजन बॉडी में कितना है नापी जाती है, इसका अभाव हो गया। मास्क जो पहना जा रहा था उसका अभाव हो गया था, शॉर्ट हो गया। जो दवाइयां खाई जाती थी रिकमेंडेड WHO द्वारा, वो दवाइयां मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, इंजेक्शंस अवेलेबल नहीं थे। कोरोना किट जिससे जांच की जाती वो मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। याद है ये सब घटनाएं कि भूल गए आप लोग? याद है गुरु जी। याद है। वही स्थिति अगर एक विषाणु युद्ध महाशक्ति छेड़ दे, जो कभी भी छेड़ सकती है, उसके हाथ की चुटकुला है, तो आपके यहाँ वही अफरा तफरी का माहौल फिर बन जाएगा। इसलिए एनर्जी स्रोत के खत्म होने पर जो मजदूर महानगर छोड़कर जा सकता है, उस मजदूर पर डिपेंडेंट जो महानगर की इकोनॉमी है, वो अब किसी भी समय क्रश होने की तरफ बढ़ रही है। इसलिए मेरा ये चिंतन है। इस वजह से मैंने इस मीटिंग को आपातकाल में अपने सनातन ज्ञानपीठ परिवार के लोगों के साथ डिस्कशन के लिए बुलाया। मेरा ऐसा मत है, अभी मैं आगे अपनी बात और रखूंगा, यहां तक जितनी बात मैंने कही है उसका जिसके पास जो भी खंडन हो, तर्क हो, डाटा हो, आप दे सकते हैं, और स्वीकृति है तो स्वीकृति दे सकते हैं। सहमत है गुरु जी। स्वीकृति है गुरु जी। सहमत है गुरु जी। सहमत है गुरु जी। सहमत है गुरु। इसका परिणाम क्या होगा? अब इसका परिणाम क्या होगा कि जब महानगरों पर लेबर क्राइसिस शुरू होगी, फूड सिक्योरिटी की चेन ब्रेक कर जाएगी, तो सबसे पहले कॉर्पोरेट ऑफिस बंद होना शुरू हो जाएंगे। कॉर्पोरेट ऑफिस डिसेंट्रलाइज हो जाएंगे। जो भी आप लोगों के ऊपर प्रेशर है ना कि दिल्ली आइए, गुड़गांव आइए, नोएडा आइए, सब खत्म हो जाएगा। फिर क्या होगा? वर्क एट होम करिए कोविड की तरह। और पिछला वाला वर्क एट होम और आज वाले वर्क एट होम में फर्क है, समझिए। पिछले वाले वर्क एट होम के समय कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI नहीं था। आज वर्क एट होम के लिए AI उपलब्ध है। मतलब 70% लोग जो IT के हैं, मेडिकल के हैं या किसी और सेक्टर के हैं, जो कि रूटीन वर्क करते हैं, उनका फ्यूचर सुरक्षित नहीं है। 70% की बात कर रहा हूं। अगर 1 करोड़ आदमी इस सेक्टर में है तो उसमें 70 लाख आदमी के जीवन और परिवार खतरे में। और जब नौकरी की उपलब्धता खत्म होगी तब क्या होगा? भयंकर डिप्रेशन। दूसरी तरफ युद्ध के कारण महंगाई अपने चरम पर होगी और आय का कोई साधन नहीं होगा। आदमी के अंदर परचेज करने की कैपेसिटी नहीं होगी, चीजों को खरीदने की क्षमता नहीं होगी, क्योंकि जेब में पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है। अब नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, संसाधन महंगे हो गए हैं, खरीदने की क्षमता बची नहीं। परिणाम क्या होगा? आर्थिक मंदी का दौर आएगा। परमाणु और जैविक हथियारों से जो महानगरों में वैश्विक स्तर पर, बल्कि भारत की बात नहीं कर रहा, वैश्विक स्तर पर व्यापक जनहानि होगी, उसमें अस्पताल,
फुल हो जाएंगे, स्कूल बंद हो जाएंगे, जल की आपूर्ति और बिजली की आपूर्ति लेबरों के पलायन कर जाने के कारण बंद हो जाएगी। अब आप एक कल्पना कीजिए कि आपके घर पर गैस नहीं है, बिजली नहीं है और कोई भी सर्विस प्रोवाइडिंग लेबर नहीं है। अब आप अपने परिवार को किसी भी महानगर में कैसे चलाएंगे? संभव है आपके लिए? बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है और सर्विस प्रोवाइडिंग लेबर नहीं है, कैसे चलाएंगे? जवाब दीजिए भाई, पॉसिबल। नहीं चला पाएंगे ना। उसका परिणाम क्या होगा? लोगों में बहुत बड़े पैमाने पर गृह युद्ध की तरफ बढ़ने की संभावना हो, क्योंकि हर आदमी को छीन कर खाना है, लूट कर खाना है। जिनके पास पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, वो छीन कर खाएंगे, और जिनके पास पैसा है उनके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो छीन सकें। उग्रवाद और आतंकवाद दोनों बढ़ेगा। और मनुष्य का विकास का वहीं वहीं रुक जाए। ज्योतिष के अनुसार जो प्लैनेटरी पोजीशन बन रही है, ये प्लैनेटरी पोजीशन ठीक वही प्लैनेटरी पोजीशन बन रही है जो महाभारत युद्ध के समय बनी थी। मतलब क्या है कि महाभारत युद्ध के बाद 350 साल भारत को दोबारा खड़े होने में जो समय लगा, वह आपके जीवन काल में शुरू हो जाएगा। ज्योतिषी गणनाएं भी इसी बात की सूचना दे रही। अब ऐसी स्थिति में करना क्या है, ये तो मैंने समस्या बताई, समाधान पर विचार करते हैं। सनातन ज्ञानपीठ इसमें करना क्या चाहता है वो मैं अपनी बात रख रहा हूं, फिर आप अपनी बात रखिएगा, फिर सहमति असहमति की बात खड़ी होगी। सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि जो मनुष्यों के समूह हैं उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक व्यवहारिक स्तर पर मार्गदर्शन करना। आध्यात्मिक स्तर पर भी, मानसिक स्तर पर भी और व्यवहारिक स्तर पर भी, तीनों स्तर पर सनातन ज्ञानपीठ को मानव समूह का मार्गदर्शन करना है। इसके लिए बहुत विलंब करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से जल्दी ये सामूहिक चेतना का कार्य शुरू हो जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी। समय नहीं है। मई से जून के बीच में 2 बड़े भूकंप प्रिडिक्टेड हैं ज्योतिष में, और वो पूरे के पूरे उत्तर भारत को हिला देंगे। इसलिए हम लोगों को तैयारी करनी है। लोग अभी हमारे पास नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो परिस्थिति होगी उसमें एक इतनी बड़ी भीड़ चलकर हमारे पास आएगी कि हमें उसके लिए तैयार रहना है आज से। जल्दी से जल्दी सामूहिक चेतना के समूहों को प्रशिक्षित करके उन्हें तैयार करना है, समाज में लोगों को मार्गदर्शन कर देंगे। अब ये कैसे होगा? सबसे पहले आपको किसी भी माध्यम से अपने अधिक से अधिक प्रतिनिधि तैयार करने पड़ेंगे। अधिक से अधिक 100, 200, 500 से काम नहीं चलेगा, 10, 20, 50, 1000, लाख तक भी करना पड़ सकता है। और ये प्रतिनिधि समाज में विपत्ति काल शुरू होते ही, जो अप्रैल के बाद से शुरू होने जा रहा है, शुरू होते ही भयंकर जनसंपर्क करके अधिक से अधिक लोगों के मार्गदर्शन का कार्य शुरू करें। मनुष्य के अंदर लोक चेतना, निजी स्वार्थ नहीं, लोक चेतना का विस्तार करना होगा,
तभी आप अब सर्वाइवल कर पाएंगे, वरना फेल हो जाएंगे। हर व्यक्ति को हर स्थिति से, चाहे वो मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, हर स्थिति से कैसे निकाला जाए, इसके लिए अभी से सनातन ज्ञानपीठ के लोगों को टीम तैयार करना शुरू कर देना चाहिए। आने वाला समय इसी वर्ष से भयंकर तनाव, अवसाद, अकेलापन का है। इसी वर्ष से जो लोग संवेदनशील हैं, सामूहिक चेतना को विकसित करने में अपना जीवन समर्पित कर सकते हैं, वही इस कार्य को कर सकते हैं, और कोई सामान्य आदमी कर भी नहीं पाएगा। ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधनाएं, सकारात्मक संस्कार चिकित्सा, इनके अधिक से अधिक प्रशिक्षण देने वाले लोगों को तैयार करना पड़ेगा, अधिक से अधिक, जिससे समाज के अंदर जो अप्रत्याशित भय है उसको रिजॉल्व कर सके, अफवाहों से लोगों को बचा सके, सही मार्गदर्शन कर सकें। समाज में जो उग्रता और गृह युद्ध की स्थिति बनेगी उसको हतोत्साहित करना है, लोगों के साथ काउंसलिंग करनी है। मैं हूं ना प्लेटफॉर्म जो हम लोगों ने बनाया है संवाद का, इस पर जल्दी से जल्दी काम शुरू करना है। लोगों को भोजन और जल, जो जिंदा रहने के लिए बेसिक चीज है, इसको संरक्षित करने का प्रशिक्षण देना है। भोजन और जल, किसी भी परिस्थिति में आप भोजन और जल को कैसे संरक्षित करें, उनके संरक्षित करने की लॉन्गेविटी कैसे ज्यादा हो। भोजन और आवास पर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, क्योंकि 7 साल की लड़ाई है ये, 7 years, 6-8 महीने की लड़ाई नहीं है, जल्दी रिजॉल्व होने वाली बातें नहीं है ये सब। इसके लिए क्या करना है हमें कि शैव ग्राम के प्रशिक्षण स्थल के छोटे 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 इकाइयों को बनाना है, जितना जल्दी बन जाए। इतने लोग यहां उपलब्ध है, ये लोग अगर इसको बनाने में हमारा सहयोग करना चाहते हैं, स्वागत है। स्वप्ना जी, आप पेन डायरी लिए हुए हैं? जी गुरु जी। इस समय यात्रा में तो नहीं है, नोट कर सकती हैं। अमित, यात्रा में हूँ गुरु जी। गुरुजी मैं भी ट्रैवलिंग में हूँ अभी। अच्छा, कौन व्यक्ति ऐसा है जो पेन डायरी? मैं नोट कर लूंगी गुरु जी। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में तो आ ही रहा है, हम आप रिकॉर्डिंग सुन के नोट कर दीजिएगा। अब मेरा बस सिर्फ एक ही आह्वान है कि इस मानवता की रक्षा के पुनीत कार्य में कौन साथी ऐसे अपने हैं जो इस वैश्विक मानवता के कल्याण के लिए अपना समय और संसाधन लगा करके मानवता की रक्षा में मेरे सहयोगी बन सकते हैं। किसी पर दबाव नहीं, किसी पर नहीं। जिस पर भगवान शिव की कृपा होगी वही सहयोगी बनेगा, वो डिसाइडेड है कौन बनेगा, और जो बन सकता है उसी को मैं प्रशिक्षित करूंगा। मेरे पास भी समय फालतू नहीं। तो मेरा यह अनुरोध है कि एक एक व्यक्ति माइक खोले, अपना नाम बताए, और मैं सहयोग करने को तैयार हूं, और फिर माइक बंद करे, फिर दूसरा साथी बताए। इस तरह से आज जितने लोग यहाँ मीटिंग में उपलब्ध हैं उसमें जो लोग सहयोग कर सकते हैं उनकी सूची मुझे मिल जाएगी। आगे भविष्य में उन्हीं लोगों से बात होगी, और जो लोग नहीं करना चाहते हैं उनके लिए कोई दरवाजे बंद नहीं है, जब उनका विवेक जागृत हो तब करें। लेकिन आज की स्थिति में अभी इस मीटिंग में मुझे 11 पूर्णकालिक छांट के निकालने हैं।
जिनको मैं प्रशिक्षित करूंगा, फिर वो आगे 10-10 की चेन बनाएंगे। तो ऐसे कौन लोग हैं जो इस प्रशिक्षण को लेने के लिए तैयार हैं? एक एक करके अपना नाम बताइए, यहाँ पर सूची में नोट करिए। बोलिए। गुरुजी मैं अमित तैयार हूँ जी इसके लिए। चलिए, अमित कुमार त्यागी जी, पानीपत से। और मोनिका फोगाट गुरुजी, मैं तैयार हूँ इस चीज के लिए। कहाँ रहती हैं आप? मैं बठिंडा में गुरुजी फिलहाल। बठिंडा से मोनिका फोगाट। हाँ जी। और तीसरा? जी गुरुजी, मैं संदीप बोल रहा हूं। मैं तैयार हूँ। संदीप जी तैयार। नाम बताइए बहन जी पूरा। नाम बताइए। मेरा नाम इंदिरा देवी है, सवाई माधोपुर से है। मैं भी इंदिरा देवी तैयारी सवाई। सही हूँ। गुरुजी स्वप्ना शनॉय मुंबई से। स्वप्ना जी तैयार हैं। और जी प्रणाम, मनोज कुमार आगरा से। मनोज बाथम जी आगरा से। यस गुरुजी। चलिए, 7 हो गए। 4 नाम और चाहिए, बताइए। कौन है ये? साहिल जी, अभी तक आपने कितने लोगों को संस्था से जोड़ा है? गुरुजी 2 लोगों को जोड़ा था। 2 लोगों को जोड़ा है? तब चलिए, साहिल जी का नाम भी लिख लिया गया। और 8 हो गए, 3 और चाहिए। जी संदीप फोगाट बोल रहे हैं गुरुजी। मैं भी तैयार हूँ इसके लिए। शामिल होने। संदीप जी, आपका हो गया नाम। आपके अलावा 3 लोग और चाहिए। गुरुजी प्रणाम, देवतनु बोल रहा हूँ। मेरा नाम आपके पास इतना समय है देवतनु जी कि आप इस काम के लिए समय निकाल पाएंगे? जैसा आप उचित समझे, जो दायित्व आप देंगे वो नहीं, बस जन कल्याण, लोक कल्याण, लोगों को गाइडेंस देना, मार्गदर्शन करना, अपने काम को करते हुए करना है। कोई काम छोड़ के किसी को नहीं करना। हाँ। आप तैयार हैं इसके लिए? ठीक है, चलिए 2 साथी और नाम दीजिए। प्रणाम गुरुजी, मानिक बोल रहा था। मानिक जी, मानिक जी भी लगे रहते हैं, कर सकते। ठीक है मानिक जी। और विशेष जी। ठीक है, यात्रा में हूँ गुरुजी, मैं विशेष मेरठ से। ठीक है, ये 11 लोगों की सूची बन गई है। अब इसमें आगे और जो लोग अपना नाम जोड़ना चाहें वो जोड़ सकते हैं, लेकिन ये 11 लोगों की सूची मैंने फाइनल कर दी। इसमें अभी मीटिंग खत्म होने के बाद स्वप्ना जी को ये जिम्मेदारी दे दूंगा कि वो एक लिस्ट बना लेंगी और उस लिस्ट के तहत जो लोग उसमें जुड़ेंगे उनके विशेष प्रशिक्षण सत्र पहले डिजिटल चलाए जाएंगे, फिर फिजिकल चलाए जाएंगे। और उसमें पूरा का पूरा मनोविज्ञान, परामनोविज्ञान और अर्थविज्ञान और संक्रमण काल में विपरीत परिस्थितियों में कैसे निकला जाए, इसका क्रमबद्ध प्रशिक्षण दिया जाएगा, क्रमबद्ध, जिससे कि आप बहुतों की जीवन रक्षा कर सकें। मैं सहमत हूं, बहुत खुशी हुई। 11 लोगों का नाम चयन करने का उद्देश्य से ये मीटिंग ली थी। अब आप लोग अपनी तरफ से कोई प्रश्न, कोई बात, कोई जिज्ञासा, कोई चीज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मेरी बात का कोई खंडन करना चाहे तो खंडन भी कर सकता है। जी कुछ भी बोल रहा हूँ, खंडन नहीं है गुरुजी, सपोर्ट है। और मैं बाय डिफॉल्ट ये चीजें सारे जो
कार्यक्रम को ज्वाइन करना चाहूंगा और सहयोग करना चाहूंगा। चलिए, अब इसके लिए जो सबसे पहला काम, ये 11 लोगों ने अपना नाम दिया है, इनका प्रशिक्षण मैं शुरू करूंगा। इन सभी को सबसे पहला काम ये करना है कि कोई एक दिन 2 घंटे का सब लोगों की सहमति से निर्धारित होगा और वह 2 घंटे में सारी प्रायोरिटी छोड़नी पड़ेगी। कोई बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, फूफी के यहाँ शादी है, फूफा जी ननिहाल गए हैं, कुछ नहीं, बस सिर्फ 6 महीने जो आपके पास मैक्सिमम समय है, उसमें 2 से 2.5 महीने में आप अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करिए और फिर इसके बाद अगले 2-2.5 महीने में अपना नेटवर्क खड़ा करिए। 6 महीने से ज्यादा समय नहीं है आपके पास। पिछले 3 साल से मैं जो चीज कह रहा हूं वही मैं फिर कह रहा हूं। जब सोना 58,000 रुपए था, तब मैंने कहा था कि सोना 1 लाख क्रॉस कर जाएगा अगले 3 साल के अंदर। और कई जो अपने को बड़ा अर्थशास्त्र का धुरंधर मानते हैं, वो कहते हैं अरे ऐसा नहीं हो सकता, गुरुजी फेंकते हैं। आज क्या स्थिति है? क्रॉस कर गया कि नहीं कर गया, बताइए। जी गुरुजी। कर गया। जिन्होंने उस समय मेरे कहने पर सोना 58,000 में खरीदा था, आज सबकी रकम 3 गुनी है। और जिन्होंने नहीं खरीदा, अब वो व्हाट्सएप करते हैं कैसे खरीद सकते हैं। समय बीत गया, बात खत्म। उसी तरह अगले 6 महीने का ही समय है, 3 महीने की ट्रेनिंग और 3 महीने में प्रैक्टिकल जमीन पर काम करना। जो व्यक्ति प्रैक्टिकल जमीन पर काम नहीं कर सकता, वो ट्रेनिंग ना ले। मैं एनर्जी किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं लगाना चाहता जो व्यक्ति भविष्य में हमारा सहायक नहीं है। हमारे सहायता में आप अगर आगे आ रहे हैं तो आप मेरे लिए कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, आप भगवान शिव का कार्य कर रहे हैं, मानवता की रक्षा का कार्य कर रहे हैं। और आप मानवता की रक्षा का कार्य कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके साथ खड़ा हूं। स्पष्ट है सभी को? स्पष्ट है गुरुजी। किसी के मन में कोई विचार, कोई खंडन, मेरी बात का कोई विरोध, किसी को कोई एक्सटेम्पोर मेरी बात लग रही है, आप अपना पक्ष रखिए 2 मिनट के अंदर, इसके बाद मीटिंग पूर्ण करते हैं। और अगर सहमति है तो सहमति रखिए कि आपके विचारों से मैं सहमत हूं। सहमत है गुरुजी। सहमत है गुरुजी। आज की मीटिंग यहीं पूर्ण करते हैं। सभी साथियों मेरी बात सुनी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए भैया, सब लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।